नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। बुलेटिन की शुरुआत आपकी हमारी बचपन की यादों के साथ। देश के करोड़ों लोग बरसों से मशहूर ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी खाते आ रहे हैं। कई दशकों से ये लोगों की पहली पसंद भी बना रहा, मगर अब पार्ले जी कंपनी ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी करीब 87 साल पुरानी बिस्किट फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। क्या हो अगर आपको पता लगे कि जहां ये बिस्किट बनने की शुरुआत हुई वो फैक्ट्री बंद हो गई। जी हां, पार्ले जी कंपनी ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी करीब 87 साल पुराने बिस्किट कारखाने को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल इस कारखाने में प्रोडक्शन कम होने के कारण कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। विले पार्ले स्थित कारखाने का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इस कारखाने में करीब 300 कर्मचारी काम करते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है। पार्ले कंपनी हमको बहुत ही यहाँ नज़दीक भी है और हमको इतना अच्छा लगता है इनके वजह से, क्योंकि हमको इतना हमारे कम से कम बचपन से हम लोग उसका बिस्किट खाते आ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि पार्ले ग्रुप को सुबह उठे तो हमको उसकी याद आती है, ऐसा है। और पार्ले कंपनी अगर यहाँ से बंद पड़ गई, यहाँ से बंद हो गई तो हमको बहुत दुख होगा। पार्ले जी की शुरुआत पार्ले ग्लूको नाम से 1939 में हुई थी, जिसका नाम 1980 में बदलकर पार्ले जी रख दिया गया था। इस सफर की शुरुआत मुंबई के विले पार्ले इलाके में स्थित इसी फैक्ट्री में हुई थी। इलाके के नाम पर ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम भी रखा था। ये कंपनी 1929 में शुरू हुई थी, जहां पहले 10 साल तक टॉफी का निर्माण होता था। ये कंपनी इतनी पुरानी है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि कंपनी के नाम पर इलाके का नाम रखा गया या इलाके के नाम पर कंपनी का नाम। लेकिन इस इलाके के साथ फैक्ट्री इस तरह से जुड़ गई कि लोगों को बिस्किट की खुशबू से पता लग जाता था कि विले पार्ले का इलाका आ गया। पार्ले कंपनी का खुशबू भी आता था, पार्ले जी का चॉकलेट का मेलोडी का अच्छा खुशबू भी आता। अभी वो आना भी बंद हो गया। पार्ले जी इस समय बिस्किट बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री वाला उत्पाद है। कंपनी हर दिन करीब 40 करोड़ बिस्किट बनाती है। बेशक कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया, लेकिन इस फैक्ट्री से जुड़ी यादें लोगों के दिल में हमेशा बसी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पार्ले जी कंपनी ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी करीब 87 साल पुरानी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला ले लिया। और हमारे साथ फैक्ट्री के बाहर से मौजूद है हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, क्यों ऐसा फैसला लिया गया? आखिर क्या है इसकी वजह? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि कितनी पुरानी ये फैक्ट्री थी, कितनी लोगों की इससे यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन जो कंपनी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि जो यूनिट का जो प्रोडक्शन था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था। पिछले 4-5 सालों से जो इस विले पार्ले की जो यूनिट थी, इससे प्रोडक्शन कम होता जा रहा था। पहले यहाँ पे टॉफीज भी बनती थी और उसके पिछले 3-4 साल से केवल बिस्किट का ही प्रोडक्शन था और उसमें भी कंटिन्यू डिक्लाइन होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। और पार्ले के जो अलग अलग दूसरी जगह प्लांट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तो वहां काफी प्रोडक्शन बढ़ गया था और यहाँ पे वाइबल नहीं हो रहा था। तो उसी को देखते हुए विजय चौहान फैमिली ने ये निर्णय लिया है कि जो 87 ईयर ओल्ड ये फैक्ट्री थी, जिसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। जब कंट्री आजाद हुई थी 1947 में, तब पार्ले के जो बिस्किट थे उसको इस तरह से बताया गया था कि ये देश का बिस्किट है, देश की ताकत है, और ब्रिटिश के जो बिस्किट है उसकी जगह देश की जो ताकत देने वाला ये बिस्किट है। तो हमने भी जैसे बहुत सारे लोगों से यहाँ बात करी तो उन्होंने भी बताया किस तरह की यादें जुड़ी हुई है उनके यहाँ से, किस तरह से जो बच्चे थे वो यहाँ इस प्लांट में जाते थे, किस तरह से उन्हें बताया जाता था कि बिस्किट किस तरह से बनते हैं। और यहाँ के बारे में एक काफी चीज फेमस है। ये कहा जाता है कि जो भूखा आदमी होता था, जिसने कुछ भी नहीं खाया होता था, तो विले पार्ले की इस फैक्ट्री के बाहर आके खड़ा हो जाता था, तो जो स्मेल थी, वो सुगंध इतनी शानदार होती थी कि उससे भी कुछ हद तक पेट भर जाता था। जी बिल्कुल, यहाँ के निवासियों में काफी निराशा होगी कि ये फैक्ट्री जो बंद होने जा रही है। तो आगे यहाँ पर क्या प्लान्स है? क्या यहाँ पर तोड़कर बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो जगह है काफी पॉश जगह है। जो विले पार्ले ईस्ट और वेस्ट का जो मिड पॉइंट है रेलवे लाइन के, उस जगह ये जगह स्थित है। और रियल एस्टेट की वैल्यू के हिसाब से भी इसका जो वैल्यूशन है करीबन 400 करोड़ से ज्यादा आएगा। और फैक्ट्री का जो कुछ हिस्सा है वो उसके लिए वैसे भी फैक्ट्री को कोई एक नोटिस मिला था, एक
सर्विस लाइन वहां से जाने वाली थी और उसका नोटिस की वजह से उसको संभावित था कि आने वाले महीनों में उसे तोड़ा जाना का प्लान था। लेकिन जिस तरह की लोकेशन है उसमें पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ पर जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी और इसको बेच दिया जाएगा तो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या कोई मॉल है या कुछ बड़ा टावर, पूरी उम्मीद है कि वो आ सकता है। जी अनुराग, आपने पॉइंट उठाया रियल एस्टेट वैल्यू का। रियल एस्टेट के हिसाब से तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी और बेशक यहाँ पर मुंबई में जो है रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी बढ़ रही है। मुंबई तो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पर ऐसी आखिरकार क्या वजह है कि पीछे अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो मुंबई में कई फैक्ट्रीज जैसे कि रिदम हाउस, समोवर या फिर मणि लंच होम जैसी लैंडमार्क कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई हैं। ये इनकी, क्योंकि ये जो आपने जो भी नाम बताई, इनकी शुरुआत है करीबन 40, 50, 60 साल पहले हुई थी और उसके बाद मुंबई का चारों तरफ से काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। और ये जो फैक्ट्रीज थी या जो लोकेशन थी काफी सेंट्रल मुंबई में स्थित थी, तो उसी जगह का देखते हुए पॉल्यूशन का एक पॉइंट होता है, फिर एक कंजेशन का पॉइंट होता है, उन सिक्योरिटी का एक पॉइंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये जो फैक्ट्रियां हैं इन्हें यहाँ बंद, जो प्रॉपरली मुंबई के मिड में स्थित थी, जहां पर अभी घनत्व भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहां पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे लाखों लोग रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल होते हैं। तो उन सबको देखते हुए जो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या जो लैंडमार्क जगह हैं उनको मुंबई के बाहर ट्रांसफर किया गया है, यही इसकी मेन बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पार्ले जी की शुरुआत पार्ले ग्लूको नाम से 1939 में हुई थी, जिसका नाम 1980 में बदलकर पार्ले जी रख दिया गया था। इस सफर की शुरुआत मुंबई के विले पार्ले इलाके में स्थित इसी फैक्ट्री से हुई थी। इलाके के नाम पर ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम बदलकर रख दिया था। यह कंपनी 1929 में शुरू हुई थी, जहां पहले 10 साल तक ये केवल टॉफी का ही निर्माण करती थी। यह कंपनी इतनी पुरानी है कि अक्सर लोग यही नहीं समझ पाते थे कि कंपनी के नाम पर इलाके का नाम रखा गया है या फिर इलाके के नाम पर कंपनी का। पार्ले जी इस समय बिस्किट बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री वाला उत्पाद है। कंपनी हर दिन करीब 40 करोड़ बिस्किट्स बनाती है। और अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पास भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। भिवंडी के शांति नगर इलाके के गैबी नगर में जर्जर हो चुकी इमारत आज सुबह अचानक गिर गई। मलबे में करीब 35 लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था और ये खतरनाक बिल्डिंग की सूची में भी शामिल थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये बिल्डिंग रहने के लिए खतरनाक थी तो इसमें आखिरकार लोग कैसे रह रहे थे? भिवंडी का क्या नगर निगम आंखें मूंद कर बैठा हुआ था? और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बचाने का कार्य जो है वो जारी है और किस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि करीब 9 लोग जो है वो जान गंवा चुके हैं। और बिल्डिंग के खतरनाक होने का अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था और चेता भी दिया गया था। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। सेबी ने एक बार फिर से पीएसीएल से जुड़ी संपत्ति की खरीद फरोख्त में एहतियात बरतने के लिए कहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की कोशिश है कि निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। सेबी का कहना है कि अगर पीएसीएल से जुड़ी कोई भी संपत्ति कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर ही खरीदे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने पहल करते हुए पीएसीएल और उसके प्रमोटर्स को देश और देश के बाहर संपत्ति को बेचने पर रोक लगाई है। और वहीं जुलाई में एफपीआई इनफ्लो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विदेश की निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 12,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एफपीआई इनफ्लो बढ़ने की अभी सबसे बड़ी वजह फिलहाल राज्यसभा में जीएसटी बिल के पास होने की उम्मीद माना जा रहा है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो में निवेशकों ने 6,845 करोड़ रुपए डेट मार्केट में निवेश किया है। अच्छा मॉनसून, बड़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट भी जुलाई में एफपीआई इनफ्लो बढ़ने की बड़ी वजह माना जा रहा है। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार में मार्च में सबसे ज्यादा 21,143 करोड़ रुपए का एफपीआई इनफ्लो आया था।
वहीं इंद्रधनुष रोड मैप के तहत सरकार पीएसयू बैंकों में अगले 4 सालों में 70,000 करोड़ रुपए डालने जा रही है। सरकार ने पीएसयू बैंकों को पब्लिक ऑफर्स और नॉन कोर एसेट्स को बेचकर पैसा जुटाने का प्लान मांगा है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएसयू बैंकों के सीएफओ की बैठक हुई, जिसमें पीएसयू बैंकों को मार्केट से पैसा जुटाने का निर्देश भी दे दिया गया है। बैंकों को करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटानी है ताकि वो बेसिल 3 नॉर्म्स का पालन कर सके। बेसिल 3 नॉर्म्स के मुताबिक बैंकों को 31 मार्च 2019 तक कैपिटल रेशियो का कम से कम 9% रखना अनिवार्य है। और नेशनल पेंशन स्कीम के साथ साथ सरकार की कोशिश उससे जुड़े एजेंटों को भी बढ़ावा देने की है। इसी के चलते पीएफआरडीए ने ईएनपीएस से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए सर्विस चार्ज लगाने का फैसला किया है। एजेंट 5 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक ऑनलाइन चार्ज कर सकेंगे। सर्विस चार्ज केवल उन सब्सक्राइबर्स पर ही लगेगा जो पैन और केवाईसी वेरिफिकेशन के जरिए एनपीएस से जुड़ेंगे। पीएफआरडीए के मुताबिक पेमेंट गेटवे चार्ज के अलावा सब्सक्राइबर्स से सर्विस चार्ज वसूले जाएंगे। ईएनपीएस प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विस चार्ज हर 3 महीने में कटेंगे। संबंधित पीओपी यानी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस को ईएनपीएस प्लेटफॉर्म के जरिए वसूले गए सर्विस चार्ज का भुगतान तिमाही आधार पर होगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर रियो दौड़ को हरी झंडी दिखाई। ये रेस नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर खत्म हुई। 5 अगस्त से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीट्स का हौसला बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय ने रन फॉर रियो का आयोजन किया। रेस में 20,000 स्कूली बच्चों समेत 40,000 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि 8 अगस्त से रियो में होने वाले ओलंपिक गेम्स में इस बार भारत की ओर से 100 से ज्यादा एथलीट्स का दल शामिल होने जा रहा है। It is a brochure that has got valuable information about India's history in Olympics. The initiatives taken by the government that's also been shared by the Honorable Prime Minister. The participating contingent. पीएम मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर रियो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में करीब 20,000 स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए 119 भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं से 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू करने की अपील की। 500 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाओं के साथ ये हमारे 119 खिलाड़ी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना सब कुछ झोंक देंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं मेरे देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, टोक्यो के ओलंपिक में क्या अगली बार 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को पहुंचाने का संकल्प हम आज ही कर सकते। मौके पर पीएम मोदी ने अपील की कि साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में देश के स्कूली छात्र छात्राएं जिलों में से कम एक एथलीट शामिल जरूर होने की कोशिश करें। पूरे उत्साह उमंग के साथ यहाँ पहुंचे हैं। 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद पहली बार 119 खिलाड़ियों का बड़ा दल हम रियो पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होगा। मैं मेरे देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, हिंदुस्तान के 600 से ज्यादा जिलों को आह्वान करता हूं, हर जिला संकल्प करे कि अगली बार टोक्यो के ओलंपिक में न सिर्फ मेरे राज्य का लेकिन मेरे जिले का भी कोई नुमाइंदा टोक्यो खेलने तक पहुंचेगा। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से मनीष शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे हैं, जहां ठीक पीछे आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, जो रन फॉर रियो खेलो और जियो
को लेकर के फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेने गए हैं, करीब 119 खिलाड़ियों का जो दल है वो हिस्सा लेने गया हुआ है और उन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पूरे देश भर में आज रन फॉर रियो खेलो और जियो नाम से एक दौड़ की आयोजित की गई है। इसमें दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो इंडिया गेट से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक वो दौड़ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री काफ़ी देर से अगर देखा जाए उन बच्चों को हाथ हिला रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जिस तरीके से खेलों में और खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़े उसको लेकर के कई बड़े फैसले उन्होंने जो लिए हैं उसका आज उन्होंने पूरी डिटेल्स में जानकारी दी है। तो फिलहाल रन फॉर रियो को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में ये दौड़ हो रही है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगले बार जब टोक्यो में ओलंपिक हो एक बड़ा दल, 119 से ज़्यादा बड़ा दल, 200 से ज़्यादा खिलाड़ी उस ओलंपिक में हिस्सा लें। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और ये ओलंपिक के बाद बात अब क्रिकेट के मैदान की। आपको दिखाते हैं 4 साल के छोटे से क्रिकेटर शायान जमाल की कहानी। इसकी उम्र पर मत जाइएगा, ये नन्हा खिलाड़ी इतनी सी उम्र में ऐसी बल्लेबाजी करता है कि बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां दबा ले। और तभी तो महज 4 साल की उम्र में शायान का सिलेक्शन स्कूल की अंडर-12 टीम में हो गया है। क्रिकेट को लेकर भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट एक 4 साल के बच्चे में इस तरह से निकलेगा ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था। मैं तो सुपरमैन, विराट का फैन, जो ले पंगा हरा दूंगा, मैच कर दूंगा डिस्पैच। शायान जमाल 4 साल का है, केजी में पढ़ता है, लेकिन काबिलियत 12 साल के बच्चे की है। शायान की ये काबिलियत क्रिकेट के मैदान में दिखाई देती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत की रग रग में समाया हुआ है। क्रिकेट भारत का धर्म है और यही वजह है कि भारत के कई खिलाड़ियों ने विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। शायान जमाल के मामले में ये कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। शायान की बल्लेबाजी देखकर बड़े बड़े खिलाड़ी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उसे खेलते देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मैच्योर खिलाड़ी खेल रहा है। क्रिकेट में अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के बल पर शायान अपने स्कूल की अंडर-12 टीम में सिलेक्ट हो गया है, लेकिन सपने तो इससे भी बड़े हैं। अच्छा, क्या पसंद है आपको? कौन सा मूव पसंद है? काउ ड्राइव। काउ ड्राइव आपको पसंद है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर? तो आप नेशनल लेवल पर खेलोगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ। आप अपने देश के लिए खेलना चाहते हो क्रिकेटर बन के? शायान दिल्ली के संगम विहार के हमदर्द स्कूल में पढ़ता है। उसके पिता अरशद जमाल क्लब स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। अरशद ने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरशद कहते हैं कि शायान का क्रिकेट सेंस बहुत तेज है और वो अपने देश के लिए खेलने को बेताब है। क्रिकेट से छुट्टी शायान को पसंद नहीं है। नेट्स पर जाने के लिए वो मचलने लगता है। उसका खेल बहुत स्वाभाविक है और अरशद उसे तराशने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जो इसको बचपन से जो कहते हैं ना फॉलो करता है, विराटियन है, प्योर विराटियन। क्योंकि आप सुनेंगे तो ये इसके 3.5 साल का जब था तो इसने एक सॉन्ग गाया था विराट के लिए, मैं तो सुपरमैन विराट का फ़ैन, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अपने मोबाइल में। और जब भी विराट से हमारी मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनको शेयर करूँगा। शायान क्रिकेट को अपना जुनून बना चुका है। शायान की मां गर्व से बताती हैं कि जब वो सिर्फ 9 महीने का था तब उसने पहली बार बल्ला पकड़ा था। किसी वजह से क्रिकेट खेलने बाहर नहीं जा पाता तो घर को ही क्रिकेट ग्राउंड बना लेता है और दोनों बहनों को फील्डर। ये अल्लाह की देन है, वो इसके लिए पापा इसके पीछे लगे रहते हैं और बच्चे इसमें लगन बहुत है खेलने का। हर चीज़ को बल्ला बना लेता है, जो छोटा सा कुछ स्टिक मिला उसको बल्ला बना लेता है। टेनिस हो, रैकेट हो, जो भी मिला उसको सबसे बॉल के साथ खेलता ही रहता है।
शायान का फॉरवर्ड डिफेंस और कवर ड्राइव देखते ही बनता है, और वो भी क्यों ना, वो क्रिकेटर विराट कोहली का फैन है। अब तक जितने भी कोचेज ने शायान की बल्लेबाजी देखी है, उनका यही कहना है कि शायान भविष्य में नाम कमाएगा। शायान की कम उम्र की वजह से अब तक कोई प्रोफेशनल कोच नहीं मिल पाया, लेकिन शायान को परवाह नहीं है। हाथ में बल्ला चाहिए, पापा और स्कूल के क्रिकेट कोच है ना। हमें लगा कि अब हमें इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो मैं कई क्लब्स में लेके गया। वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि ये अभी बहुत छोटा है और इतनी छोटी उम्र में जो है ना हम इसको अपने एकेडमी में नहीं ले सकते। और इसका जो जुनून था, अगर मैं इसको नहीं खिलाता तो इसके साथ इनजस्टिस होता। इसी तरीके से ये सिलसिला चला। जब 3 साल का हुआ तो हमने इसको यहाँ पे इवनिंग में डेली लाना शुरू किया। वो सिलसिला चलता रहा। अभी नर्सरी में जब ये गया तो स्कूल में इसके अंडर 12 के लिए सेलेक्ट हुआ है ये। आज शायान विराट कोहली का फैन है। जिस लगन से, मेहनत से शायान क्रिकेट सीख रहा है, खेल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब शायान विराट कोहली के ही रिकॉर्ड्स तोड़ रहा होगा। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो उम्मीद यही कि शायान बड़े होकर बड़े बड़े कारनामे करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है।